Hey guys, welcome again in this video, and I hope you all are doing good. So, in today's video, in today's lecture, we are starting and we will be completing a new accounting standard, the name of which is Accounting Standard 10. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को पहले हम बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग, अब उसे बोलते हैं एक तरह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर आप ये पूछेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बताता है, तो वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आसान शब्दों में फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है क्या? द आंसर इज नो। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है जिसे हम AS 26 बोलते हैं, आपके कोर्स में नहीं है। तो आज की क्लास में जो है हम AS 10 के बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस AS इज एप्लीकेबल टू ऑल फिक्स्ड एसेट्स, जो मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स, जो मैंने आपको बताया। हालांकि कुछ और एसेट्स होते हैं जिन पर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता है, जैसे कि आपके वेस्टिंग एसेट्स। ये जो होते हैं आपके मिनरल्स और नेचुरल गैस, वो सारी चीज़ें होती हैं। और बायोलॉजिकल एसेट्स में आपके लाइव स्टॉक आते हैं। बायोलॉजी यानी जिंदा, जो लाइव स्टॉक पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, चिकन्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आती है बायोलॉजिकल एसेट्स में। अब जिसका काम एक तरह से वो लाइव स्टॉक से कुछ उत्पादन करना है, मतलब कि भेड़ बकरी उनसे कुछ बनाकर बेचना है। अमूल हो गया तो गाय से जो है दूध बनाकर बेचना है, गाय को नहीं बेचना, क्योंकि गाय को बेचना होगा तो फिर क्या होगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। वो गाय से दूध बनाकर, पनीर बनाकर, दही बनाकर, लस्सी छाछ बनाकर पैकेट करके उसे बेचना है, पैक करके उसे बेचना है। तो यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो सब लोग आ जाते हैं, वो जानवर वगैरह आ जाते हैं। आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, उनसे आप पैसा कमा रहे हैं। हालांकि वो जो है आपके AS 10 में वो डील नहीं होंगे। वेस्टिंग एसिड्स, मिनरल्स वगैरह बनाते हैं, कोल की खाने लगती है, वो भी जो है एक तरह से फिक्स्ड एसिड्स हैं, बट उसका ट्रीटमेंट भी AS 10 में नहीं होगा। तो यानी कि सभी फिक्स्ड एसिड्स एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसिड्स, वेस्टिंग एसिड्स एंड बायोलॉजिकल एसिड्स पर AS 10 लगता है। और जो बातें इसमें दे रखी है उसका पालन करना सभी को ज़रूरी है जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन पर लगते हैं, ये तो आपने बताया नहीं। देखिए मैंने इतना बताया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, सर्टिफाई करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो चेक करेगा कि वहाँ पर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ या नहीं हुआ। तो होगा वो तभी साइन करेगा। दूसरा, जो कंपनियाँ होती है उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। बड़ी कंपनियों को जो है इंड AS फॉलो करने होते हैं। इंड AS आपके कोर्स में नहीं है, आप शायद CA फाइनल में पढ़ेंगे। देख लेते हैं ज़रा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल को हटा दिया तो बचे टेंजिबल, और बाकी उन दोनों को भी हटा दिया, वेस्टिंग एंड बायोलॉजिकल एसेट्स को। तो बाकी सारे जो टेंजिबल एसेट्स हैं विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उनको नहीं बेचना, उनसे गुड्स को प्रोड्यूस कर कर उन गुड्स को बेचना है। तो वो आपके हो गए टेंजिबल एसेट्स। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या तो आप गुड्स बेचेंगे या आप सर्विस रेंडर करेंगे। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पेन टैबलेट, लैपटॉप, वेबकैम, लाइट्स एट्सेट्रा। इन लाइट्स को, लैपटॉप को, इन टैबलेट को, माइक को, इसे मैं बेच नहीं रहा इसको यूज़ कर कर मैं आगे जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सभी जो है मेरे बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स हैं, और ये इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं है। हाँ, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग का, वो इंटेंजिबल एसेट है, पर उस इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी मेरे बिजनेस में, या उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अलग अलग सिनेरियोज में, वो AS 10 डील नहीं करता है। बाकी सारा डील करता है। लैपटॉप, पेन, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वेबकैम, माइक एट्सेट्रा। तो मैं सर्विस रेंडर भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिससे कि मैं कुछ मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूँ, तो मैं उसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, गुड्स के लिए या सर्विस देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब और फॉर रेंटल टू अदर्स। मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हैं, पर आपको उसे भी यूज़ नहीं करना। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय ये होता है कि आप उससे कुछ बनाकर तो पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, बट आप उसको किसी को किराए पर देकर उससे पैसा कमा सकते हैं। एसेट की ओनरशिप आप ही की रहेगी, आपको कुछ उत्पादन नहीं करना है, वो खाली पड़ा है,
आपने किसी को दे दिया रेंट पर और उससे रेंटल ले लिया, तो वो भी आपका रहेगा तो फिक्स्ड एसेट ही, उससे आपने इनकम तो जनरेट कर ली। तो उस फिक्स्ड एसेट से आप अपने बिजनेस में गुड्स बनाकर बेच सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं किसी को, आप उसे रेंट पर दे सकते हैं, या फिर आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप डेफिनेटली सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, पर्सनल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू विल आस्क मी हाउ। द आंसर इज़ वेरी सिंपल। मान लो किसी सेलिंग के बंदे को बाइक पे जाना है और आना है सेल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, लेट से कस्टमर की लोकेशन पे जाना है, तो या तो वो किराए पर लेंगे, कंपनी जो है खुद के व्हीकल्स यूज़ नहीं करेगी, या कंपनी खुद के व्हीकल यूज़ करेगी जो एक टेंजिबल एसेट्स होंगे, उसका यूज़ किया जाएगा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, रेंट पर देने के लिए नहीं, बल्कि सेलिंग करने के लिए। तो रहेंगे तो वो फिक्स्ड एसेट ही। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में सब कुछ आता है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस। तो ऑफिस के जितने लाइट, पंखे हैं, दरवाजे हैं, कैमरेज हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, जो भी आपको वो दिखती हैं टेंजिबल चीज़ें जिसको आप बेच नहीं रहे बल्कि उन्हें यूज़ कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को करने के लिए, वो सभी आपके फिक्स्ड एसेट के अंडर क्लासीफाई होती है। अगर ये आपको क्लियर है कि फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवाज़ सही आ रही है? चेक कर लेना चाहिए ना, पता लगे पूरी मेहनत कर ली और उसके बाद जो है आवाज़ भी नहीं रिकॉर्ड हुई, और वैसे भी गला बैठ गया, 2-2.5 साल से इतना बोल लिया। कि माइक को इतना पास रख के बोलना पड़ रहा है। अब ज़्यादा नहीं बोलता मैं, अब लिमिट लगा दी। जैसे होती है ना रिसोर्स लिमिटेशन, आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते चीज़ें। पहले मेरे को लगा कि भैया गला है जितना मर्जी बोलो, नहीं भाई नहीं, लिमिट है। ज़्यादा बोलोगे बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम है। पहले इसको खूब यूज़ करा, खूब यूज़ किया, खूब यूज़ किया, खूब यूज़ किया, मिनट मिनट में यूज़ करा। सुबह से लेकर रात तक कॉल सारी अटेंड करी स्टूडेंट्स की, बट पता लगा उससे तो मेरा गला ही ख़राब हो जाएगा। तो अब जो है व्हाट्सएप लेता हूँ मैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए बोलता हूँ, और वो भी माइक को पास करके धीरे धीरे बोलता हूँ, तेज नहीं सर। रिसोर्स लिमिटेशन, PPE should be recognized in financial statements when the following conditions are satisfied। इसका मतलब क्या हो गया भैया, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, वो तो समझ लिया। अब उसे बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, उसका भी तो कोई मापदंड होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड ही तो फिक्स कर रहा है कि भैया ऐसे होगा, ये चीज़ होगी तो रिकॉग्नाइज करोगे, ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर वो मापदंड दिया है, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल that future economic benefit will flow to the entity and cost of the item can be measured reliably। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है कि उस एसेट से अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले हैं, आ सकते हैं एंटिटी के पास, साथ ही में उसकी कॉस्ट मेजर करी जा सकती है रिलायबली, एंड वर्ड लिखा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब आप उसे फिक्स्ड एसेट में रिकॉग्नाइज करेंगे। और रिकॉग्नाइज का मतलब एसेट बढ़ेगा तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, लोन पर लिया है तो टू लोन अकाउंट, ये जो भी है एंट्री आप पास कर देंगे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ज़रूरी नहीं डायरेक्टली आए, वो एसेट इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक CCTV कैमरा गेट पर लगा है, तो एक्चुअली में आप जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, उस फिक्स्ड एसेट का कोई रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो वो आपको अपने ऑपरेशंस करने के लिए, भाई कोई चोरी वोरी ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए मेरे ऑपरेशंस में, उसके लिए आपने सिक्योरिटी कैमरा लगाया है, तो इनडायरेक्टली तो वो हेल्प कर ही रहा है। मतलब बिजनेस को, धंधे को करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ सकते हैं। अब इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि रुपया टर्म्स में ही बेनिफिट आएगा, उससे बेनिफिट तो हो रहा है ना आपको, आपकी चोरी नहीं हो रही तो पैसे बच रहे हैं, बचना भी एक तरह का बेनिफिट है। कई होती हैं जो आपके पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए आप इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उसको लगाने से कोई ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। लॉ में लिखा है कि आपको लगाना पड़ेगा तो आप लगा रहे हैं, बट अगर नहीं लगाएंगे तो पेनल्टी लग जाएगी, और लगाने से पेनल्टी से बच गए तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट किसी भी एंगल में हो सकता है। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट लगा सकते हैं, उससे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है,
तो क्वालिटी इंप्रूव होने से हो सकता है फ्यूचर में सेल्स बढ़ेगी, राइट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कैसे भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बेहतर ऑपरेशंस को करने के लिए, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सकती है, तो मेरे हिसाब से आप उसे फिक्स्ड एसेट में रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। और ये इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको करा दिया है। अगर इतनी क्लैरिटी आपके मन में बन गई है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं और उसकी कॉस्ट मेजर करी जा सकती है और उसे कब रिकॉग्नाइज करना होता है, तो अब जान लेते हैं कि किस अमाउंट पर रिकॉग्नाइज करना होता है। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, शुड बी रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट इनिशियली। अब ये इनिशियली वर्ड आ रहा है तो समझने की जरूरत है कि इनिशियल के बाद कोई सब्सिक्वेंट भी होता है क्या? मतलब एक बार मैंने परचेज करा, कोई कॉस्ट इनकर कर ली, उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या फ्यूचर में उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं क्या? द आंसर इज येस। अगर आपने एक वर्ड सुना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर ये सुना है 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, तो डेफिनेटली उसे बाद में भी उसकी कॉस्ट को बदला जा सकता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की, कि एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैं, कॉस्ट को मेजर किया जा सकता है रिलायबली, यू वांट टू रिकॉर्ड इट, सो किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पर आप देखिएगा किस अमाउंट पर आप रिकॉर्ड करेंगे। परचेज प्राइस, जो आपने पैसा दिया और सामान लिया तो उसकी कुछ परचेज प्राइस रही होगी, विदाउट जीएसटी हुज क्रेडिट इज अवेलेबल आफ्टर रीबेट। मतलब अगर जीएसटी उस पर लगेगा डेफिनेटली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई भी सामान प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस बेचते हो, जीएसटी तो लगता है। तो आप जो उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं, अगर उसका क्रेडिट आपको मिल सकता है तो उस जीएसटी पोर्शन को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्रेडिट क्या होता है वो मैंने जीएसटी की क्लास में सिखाया हुआ है, और शायद इसमें भी पिछली क्लासेस में इन्वेंट्री वाले में मैंने सिखाया था आपको। तो अगर क्रेडिट मिल सकता है तो उस केस में आप, उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट क्यों बनेगा? अगर 1 लाख का आप सामान खरीद रहे हैं, उसमें 10,000 जो है जीएसटी का पोर्शन है, तो आपने पेमेंट तो 1,10,000 की करी है, पर 10,000 के पोर्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कहीं पर पेमेंट करनी है तो उससे आप लेस कर सकते हो 10,000। तो नट शेल में आपको कॉस्ट 1 लाख ही पड़ी ना, तो उस 1 लाख पर आप रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जो तमाम और एक्स्ट्रा खर्चे लग रहे हैं उस एसेट को रेडी टू यूज़ पर लाने के लिए, वो सारे खर्चे भी आप जोड़ेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एसेट, एक्सपेंसेस ऑन परचेज विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एसेट। अब परचेज में ये नहीं ना परचेज प्राइस दे दी तो बस हो गया, उसको फैक्ट्री में लाकर लगाना है अगर एसेट को, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी लगेगा। उस खर्चे को आप पीएनएल में डालने की बजाय एसेट में डाल सकते हैं, जैसे कि उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, ट्रायल रन का खर्चा, उसे रेडी टू यूज़ करने का खर्चा, कि भाई हाँ इसको हम खरीद कर लाए, फिर कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया। जैसे मान लेते हैं एयर कंडीशन खरीदा, उसे ऑफिस में लगवाना है तो लगवाने वाले बंदों को बुलाया, उन्हें भी खर्चा दिया 1,000 रुपये, तो 35,000 का एसी आया, तो 1,000 रुपये और लगे इंस्टॉलेशन के, तो 36,000 पर मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ कि भाई अल्टीमेटली एसेट को रेडी टू यूज़ लाने के लिए 36,000 का खर्चा लगा, तो पूरा एसेट की कॉस्ट ही मान लेता हूँ। ये बताया गया है। कई बार होते हैं कि आप ऐसा एसेट खरीदते हैं जिसमें लीगल पेपर की ज़रूरत होती है, टाइटल डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो सारी कॉस्ट भी आप मान सकते हैं कि हाँ एसेट को खरीदने की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगी। कई बार जो है जब आप सेकंड हैंड एसेट खरीदते हैं तो बोलता है भैया ये जो कार खड़ी है ना सेकंड हैंड, ये 4 लाख वाली कार आपको 1 लाख में मिलेगी, पर इसको रिनोवेट करवाने, आपको कस्टमाइज़ करवाने अपने हिसाब से तो 50,000 का खर्चा और लगेगा। तो जाहिर सी बात है वो जो रिनोवेट करा रहे हैं उसके बाद ही तो यूज़ करेंगे, तो सेकंड हैंड में आप रिनोवेशन का खर्चा भी जोड़ेंगे। 1 लाख की कार, 50,000 रिनोवेशन, 1.5 लाख की पड़ी मुझे ये। ऐसे ही किसी और एग्जाम्पल में भी आप फिट कर सकते हैं। कई बार होता है एसेट की आप इंस्पेक्शन कराते हैं, रेडी टू यूज़ है या नहीं है, यूज़ करने से पहले आप बोलते हैं एक बार इंस्पेक्शन हो जाए फिर ही हम जो है इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये ना हो कि हमने यूज़ करना स्टार्ट करा और सब कुछ खराब हो गया। बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS16, इसका जो है अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जिसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा, और लोन लेकर या बोरोइंग से आप उस एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक, आसान शब्दों में बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक जो इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है उस लोन पर, जो आपने उस एसेट को बनाने के लिए लिया है, वो भी सब एसेट की कॉस्ट में ही डाल दो। ये बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। बाकी डिटेल में AS16 है, शायद आपकी कोर्स में नहीं भी है, होगा तो कर लेंगे हम, होगा तो करेंगे इसे।
अब जो एस होगा करेंगे, इंडेस होगा मैं इंडेस करा दूंगा, आईएफआरएस होगा मैं आईएफआरएस करा दूंगा। मैंने पढ़ाई ऐसे थोड़ी ना करी है कि बस ये पढ़ा है तो यही करवाना है। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो वो करा देंगे आपको। तो देखो, जब भी आप पढ़ो तो उसके आप रूट्स में जाकर पढ़ो। सीए स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इसको, पढ़ाई तो दूर की बात है, उसमें से कितने लोग ये समझते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं वो है क्या, वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं वो, उससे क्या होगा, ये कितने लोगों को पता है। ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ लिया, पेपर पास कर लिया, बट ये नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है। जैसे कि 11th 12th LKG UKG पढ़ते आ रहे हैं, पास करते आ रहे हैं, वैसे ही पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अब 12वीं तक तो निकल गए, फिर चलो ग्रेजुएशन करनी है, फिर अब बने क्या, बने तो कुछ नहीं। अच्छा, सीए बनो, डॉक्टर बनो, LLB बनो, ये प्रोफेशनल बनो, तो अब ये करके बन जाएंगे कुछ। अब लग रहा है कि हाँ बस सीए बन जाएंगे ताकि काम, स्टोरी खत्म हो। स्टोरी कभी तो खत्म करनी है ना, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, कभी तो एंड करना है ना कि भैया ये बन गया, हो गया बस हमारा। अब वो बनने के प्रोसेस में लग गए तो कम से कम अब ये देखो कि वो आप क्या बन रहे हो। कौन लोग वो बनते हैं, सीए बनते हैं, मैं गलत मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा उससे, तो आपको देखना पड़ेगा। कई बार एसेट को जो है आप रिटायर भी करते हैं, पुराने एसेट को निकालना या रीस्टोर करना, तो उसमें कुछ खर्चा लगता है। तो वो सारा जो है आप उसे एस्टिमेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू पर और यहाँ डाल सकते हैं। मतलब ये बेसिकली ये हो गया कि मैं अगर कोई 10 लाख का मैंने अगर कुछ प्लांट लगाया है तो वो 10 साल तक चलेगा। ये मेरे सर ने मुझे नहीं बताया, ना ही मैंने कभी पढ़ा है और ना ही मैंने बुक में पढ़ा है। ये सिर्फ मैंने अभी आपके सामने जो लाइन पढ़ी है उसके बेस पर स्टोरी बनाकर और उसकी प्रैक्टिकली जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने 10 लाख का जो है एसेट लिया, प्लांट एंड मशीनरी को फिक्स किया, वो 10 साल तक चलेगा और 10 साल के बाद उसे हटाने में जो है करीब करीब 3 या 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो 3-4 लाख का खर्चा वो 10 साल के बाद आएगा। क्या ये मैं देख सकता हूँ कि 10 साल के बाद जो 4 लाख का मेरा खर्चा लगेगा उसको वहाँ से रिमूव करने में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मतलब कि आज मेरा कितना रुपया है जिस पर इंटरेस्ट लग के वो 10 साल बाद 4 लाख बन जाए। तो वो मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकता हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन कर सकता हूँ, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगेन वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी डाल दूंगा। अभी तो मेरी कॉस्ट नहीं लगी, फ्यूचर में लगेगी, पर इसी एसेट पर लगेगी, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू पर निकाल कर मैंने डाल दिया। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में सारे खर्चे गिवन हो, जो भी गिवन है उससे आपको अंदाज़ा लगाना कि हाँ ये एसेट से डायरेक्टली पर्टेन करता है, उसको रेडी टू यूज़ लाने के लिए पर्टेन करता है, हमारी लिस्ट में गिवन है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रीलोकेशन, एसेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, उसे कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? देखिए, अब 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सारी रीजनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर हमें एक लिमिटेड टाइम में कवर करना है तो हमें जानना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, इसलिए हम ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बोलता है, उसके पीछे की है हिस्ट्री, कि ये तर्क, ये वितर्क, ये तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, ओके हम ये करेंगे। कोई भी लॉ आती है, कोई भी चीज़ आता है, कोई भी कानून आता है, तो उसके पीछे बहुत कुछ है। बट सिर्फ एक लाइन पर रिसर्च करें तो 1 घंटा हम इसकी चर्चा करें कि यार रीलोकेशन एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके तर्क वितर्क पर जानकारी लें, या हम ये मान लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि रीलोकेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो एसेट को बेसिकली लाने के लिए, खरीदने के लिए यूज़ नहीं हुए हैं, तो इसलिए एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। सीधा सीधा एक लाइन की एक्सप्लेनेशन में ख़त्म करें। सिंपल सी बात है, समझ में भी आती है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर एसेट इज रेडी फॉर यूज विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। एसेट के रिपेयर मेंटेनेंस पर खर्चा लग सकता है। एसेट के ऊपर एक बार एसेट रेडी टू यूज़ हो गया फिर और खर्चे भी लग सकते हैं, पर वो आपके फिर एनुअल बेसिस पर रेगुलर खर्चे होंगे जिन्हें आप एसेट की कॉस्ट में नहीं डालेंगे, बल्कि आप उस एसेट को चला रहे हैं हर साल। इसके लिए हर साल जो आपकी कॉस्ट लग रही है एडिशनल, वो आपका P&L का खर्चा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा होगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर एसेट इज रेडी फॉर यूज विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। मतलब जनरली जो भी खर्चा आपका, जैसे मैंने बताया रिपेयर मेंटेनेंस का या अदर खर्चे जो आपके एसेट के ऊपर लग रहे हैं, एक बार एसेट रेडी टू यूज़ हो गया, जो भी खर्चे हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे अनलेस
अनलेस उन्हें हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब कि हम सीधा बैलेंस शीट में उसे ऐड कर दें। क्या आपको पता है कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू नेचर का मतलब, मैं वो रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा सेल्स इनकम, मैं सिंपल रेवेन्यू बोल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन के दो नेचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब जो हर साल रिकरिंग नेचर की है, और कैपिटल का मतलब जो वन टाइम है, एक साथ होती है, बार बार नहीं होती है। तो कैपिटलाइज उसी से निकला है। उसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर साल कॉस्ट इनकर नहीं करते, आप एक बार करते हैं एक एसेट पर, वो फिर कई साल चलता है। और हर साल का जो है डेप्रिसिएशन हम जरूर पीएनएल में डालते हैं कि इतना यूज़ हो गया होगा एस्टिमेटेड बेसिस पर, तो इतना डेप्रिसिएशन पीएनएल में डालते हैं। तो धंधे को करने के लिए जो आपका लग रहा है वो कॉस्ट कितना है, चाहे वो आपका मॉनेटरी टर्म्स में आप निकाल पाएँ, कैश हो या ना हो, कितना लग रहा है धंधा करने के लिए खर्चा, और उससे पैसे कितने आ रहे हैं, तो ये अब आप पीएनएल में देखते हैं तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आता है। अब यहाँ पर इसे कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे अनलेस, कब तक नहीं करेंगे? जब तक वो एसेट को इम्प्रूव नहीं करता, अनलेस इट इम्प्रूव्स द एसेट। इट मीन्स सच न्यू एक्सपेंडिचर शुड प्रोवाइड न्यू बेनिफिट, न्यू इकोनॉमिक बेनिफिट, आई थिंक इसको काट दो, न्यू इकोनॉमिक बेनिफिट, स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस, गोडाउन्स विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो फुल स्टॉप के बाद यूज होगा फिर तो ये वाला जो है सेंटेंस, इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लूँगा। कहने का मतलब यही है कि उस एसेट से अगर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, मान लेते हैं कि आपने जो है 10 लाख का एसेट लिया, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 10 साल की लाइफ थी, हर साल आप 1-1 लाख पीएनएल में डालते थे, इसकी वैल्यू कम करते रहते थे क्योंकि उतना उतना यूज़ हो गया, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब 2 साल के बाद 8 लाख की वैल्यू पड़ी है, आपने इस पे जो है हर साल आप 50,000 का खर्चा करवाते ही थे, वो लगता ही है, तो वो पीएनएल में आप और डालते थे, एसेट को चलाने के लिए भी खर्चा लगेगा। 2 साल के बाद आप जो है 2 लाख का खर्चा और कराते हैं। इससे क्या है कि जो इसका उत्पादन करने की क्षमता है, मे बी 1 लाख यूनिट्स, ये खर्चा करवाने से वो 1 लाख की जगह जो है 1.2 लाख जो है यूनिट्स बना पाएगा। कैपेसिटी हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी इस थोड़े से खर्चे से। आपने पूरा नया सेट नहीं लिया है, या तो आप इसको पूरा खत्म करें, पूरा खत्म करने के बाद एक पूरा नया एसेट लाएं, 10-12 लाख 15 लाख का नया एसेट। आपने इसी में मॉडिफिकेशन करा लिया, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करा लिया, जिससे कि एसेट की जो है लाइफ बढ़ गई, जिससे एसेट की बनाने की क्षमता बढ़ गई, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो आने वाले थे वो अब ज़्यादा आएंगे। आपने रिकॉग्नाइज किया था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले थे, अब अगर वो बेनिफिट आने वाले ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा कोई खर्चा करा दिया, तो उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे और यहीं पर ऐड कर देंगे, तो 10 लाख इसकी फिर कॉस्ट बन जाएगी। अगर इसकी लाइफ में भी बढ़ी तो अच्छी बात है, उस रिमेनिंग लाइफ में आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे, नहीं बढ़ी तो रिमेनिंग जो लाइफ बची हुई है उसमें डेप्रिशिएट करेंगे। मतलब लाइफ उतनी रही बट उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है, इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा आ पाएंगे उतनी ही लाइफ में, तो भी कॉस्ट का पार्ट तो आपने बना दिया। बाकी जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट है, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, गोडाउन खर्चे वगैरह हैं, कुछ भी जो है एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होता है जी, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है जी। समझ में आया? आ गया समझ में आपको? पीपीई, पीपीई किट, कोरोना वायरस में चल रही है पीपीई किट। भैया हमारे लिए तो पीपीई जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप एसेट को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप एसेट को एक्सचेंज कर सकते हैं। उस केस में 2 सिनेरियोज बनाए हुए हैं कि अगर आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें परचेज प्राइस या कॉस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कैसे उसे रिकॉग्नाइज करेंगे? कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? और कमर्शियल सब्सटेंस फॉर एक्सचेंज डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? बताइए, इसका मतलब क्या है? देखिए कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है, ये बुक में गिवन नहीं है, गूगल से निकाला है, मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज भी कर रहे हैं और साथ में उस एक्सचेंज ऑफ एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट चेंज हो सकते हैं। नए एसेट से सेम सिमिलर हैं तो क्या दिक्कत है? सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट
फ्लो कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, पहले कुछ थे बाद में कुछ होंगे, तो आप नई फेयर वैल्यू पर उसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। तो उस एसेट की जो फेयर वैल्यू है, जो भी आप एक्सचेंज कर एसेट ला रहे हैं, जो फेयर वैल्यू है उस पर आप रिकॉर्ड करें। पुराने एसेट को तो ख़त्म कर दें, क्योंकि एक्सचेंज हो गया, पुराने एसेट का वजूद हट गया, नया एसेट आ गया, उसकी क्या वैल्यू है फेयर वैल्यू लेंगे, क्योंकि कॉस्ट पता नहीं है, तो उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड पीपीई एट न्यू वैल्यू, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो पता नहीं कमर्शियल सब्सटेंस क्या होगा, तो उस केस में मतलब कि फ्यूचर इकोनॉमिक फ्लो में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें नहीं पता है, उसमें है ही नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो चेंज नहीं होंगे लेट्स से। तो जो ओल्ड बुक वैल्यू है उसमें ही अगर आपने कुछ कैश पे किया है या कैश रिसीव करा है एक्सचेंज में कि भाई मेरे को नया एसेट दे दो, पुराना ले लो और 1000 रुपये आपको और दे दूंगा, तो एडिशनल 1000 रुपये पे करे आपने, तो वो 1000 रुपये ऐड कर लो, एसेट एक्सचेंज कर लिया और एडिशनल अमाउंट पे कर दिया, ऐड कर लो, या फिर एसेट को एक्सचेंज करा और कुछ अमाउंट आपको मिल गया तो वो डिडक्ट कर लो। तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो पुरानी वैल्यू पर ही वो अपीयर करते रहेगा, भले ही एसेट बदल जाएं। एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करा वो ऐड कर दो, नहीं पे किया तो उसे माइनस कर दो। हालांकि मैक्सिमम केसेस में एसेट अगर डिफरेंट एसेट एक के बदले दूसरा आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर इकोनॉमिक कैश फ्लो जो है फ्यूचर कैश फ्लो पर फर्क पड़ेगा, एंड इन दैट केस यू हैव टू वैल्यू इट एट फेयर वैल्यू। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि आपने एसेट को परचेज करा, यार इसका यूज़ कर लेते हैं, एसेट को परचेज करा तो एंट्री करी एसेट अकाउंट डेबिट। अब जब मैं एसेट अकाउंट लिख रहा हूँ तो जो भी एसेट परचेज करोगे वो वाला अकाउंट डेबिट। कितने ही अकाउंट बना लो, अकाउंट के नाम कोई लॉ में तो लिखे नहीं है कि अकाउंट होता है। पहले मैं सोचता था 11th क्लास में, अच्छा मशीनरी अकाउंट होता होगा एंड ये अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकाउंट ही खोलने होते हैं। अरे नामकरण है भाई, कुछ और नामकरण दे दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं इसको लिख देता हूँ DEP अकाउंट। अच्छा अकाउंट इस नाम से भी हो सकता है, भाई मैं अपनी बुक्स में DEP दिखा रहा हूँ, इसका मतलब डेप्रिसिएशन है, मैंने डेप अकाउंट लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो क्या हो गया, अकाउंट का नामकरण है, इसमें जाएगा क्या वो मैटर करता है। तो एसेट अकाउंट जो है वो जो भी आप एसेट बना रहे हैं उसके नाम का खोल लीजिए। मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी 1 मशीनरी 2 अकाउंट, मशीनरी 3 अकाउंट, सबके अलग अलग खोल लीजिए, आपकी मर्जी है। जितना डिटेल में अकाउंट्स में आप जाएंगे, जितना डिटेल में आप रिकॉर्ड करेंगे वो बेटर रहता है, सबसे बेस्ट होता है। तो आप खरीदेंगे, लोन पर खरीदेंगे तो यहाँ क्रेडिटर्स आ जाएंगे, नहीं तो आप बैंक से खरीदेंगे तो बैंक आ जाएगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, एसेट आया बढ़ने पर डेबिट, एसेट और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट। और दूसरी साइड इसका दूसरा इम्पैक्ट, या तो क्रेडिटर से लोन उधार लिया होगा, उधार पर खरीदा, या बैंक से पैसा गया होगा, उधार बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और बैंक से दिया है तो बैंक कम हो जाएगा तो भी क्रेडिट होगा, एसेट कम होने पर क्रेडिट होता है। तो उस रूल को आप मास्टर कर लीजिए, कुछ भी चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है तो। बेसिक है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो कई बार तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें लगता है मैं क्या करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ करा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। बट अगर आप इस बेसिक पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो फाइनल में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतना एडवांस लेवल आएगा जो जिसको ये आता है उसके लिए बहुत आसान, और जिसको यही नहीं समझ में आता, बेसिक ही नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल। एक एंट्री पास करने में लगेगा, पता नहीं कर सकते, पता नहीं क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। 15-15, 20-20 नंबर फाइनल में लोगों के आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कईयों के आए हैं 29-30 तक भी आते हैं पढ़ने के बाद, जबकि इतना आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, प्लस माइनस का गेम है, बट वो समझ नहीं आ रहा प्लस माइनस का गेम, तो दिक्कत ही दिक्कत है, राइट। उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन ही तो कर रहे हैं, और कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसे आप यहाँ दिखाते हैं, 1 लाख का एसेट खरीदा, तो बैंक जो था पहले 2 लाख का था, 1 लाख का खरीद लिया एसेट, तो अब बैलेंस 1 लाख का ही बैंक का बचा है, बैंक से निकल गया एसेट में आ गया। अब इस एसेट को जितना जितना आप यूज़ करेंगे हर साल, वो आपको पता कैसे चलेगा कितना यूज़ कर रहे हैं, तो इसे आप एस्टिमेटेड बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जिसके मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि भैया 1 लाख पर अगर 10% लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो पहले साल 10,000 लगेगा, फिर इसकी वैल्यू 90,000 आ जाएगी। अगले साल जो है इस पर 10% लगेगा, 9,000 का डेप्रिसिएशन जो BNL में जाएगा, इसकी वैल्यू 81,000 बच जाएगी, और ऐसे जो है प्रोसीजर चलता रहेगा हर साल।
अगर आप SLM बेसिस फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें जो एसेट 1 लाख का है और इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगना है, तो उस पर आप 10,000 जो है हर साल लगाएंगे, और 10 साल में जो है, अगर इसकी 10 साल लाइफ है तो 10 साल में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा एसेट। यदि एसेट की कुछ रेजिडुअल वैल्यू बची है, बचेगी, यानी कि 10 साल के बाद हो सकता है कि 10,000 का बच जाए, कूड़ा कबाड़ निकल जाए, तो आपको पता है जब मैंने 1 लाख का लिया और इसमें 10,000 तो बच ही जाएगा, 10 साल के बाद 10,000 वैल्यू में निकल ही सकता है, पूरा गेम तो एस्टिमेशन का ही चल रहा है। तो आपको पता है कि अल्टीमेटली 90,000 ही मेरे लगेंगे, भले मैंने 1 लाख लगाए 10,000 मुझे मिल जाएंगे, तो 90,000 मेरे लगेंगे। अब इसमें कई लोग बोल सकते हैं 10,000 तो आपको फ्यूचर में मिलेंगे, 1 लाख तो अभी लगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर लाओ। ये पूरा गेम IFRS में है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गेम नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करी हुई है। तो जहाँ पे था वहाँ पे थोड़ा बहुत था, तभी तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितना फेयर रिपोर्टिंग कर पाए उतना बेटर है, और अलग अलग तर्क वितर्क रहते हैं। हमें कैसा करना है, हमारा इंडियन सिस्टम के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगते हैं जिसपे CS को साइन करने हैं, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि आप यहाँ रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और ये आपका जो है कॉस्ट है, तो ये मिल जाएगा 10 साल के बाद। तो अल्टीमेटली 90,000 लगेंगे आपके 10 साल में, तो 10 साल से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करेंगे। WDV में भी ऐसी फॉर्मूला होता है जो फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड में जैसे ही इसकी वैल्यू 10,000 पहुंचेगी, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ गया है। ठीक है ना, रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर जाएगी कैरिंग अमाउंट से। भाई कैरिंग अमाउंट 9,000 है, अब 9,000 जब 10,000 बेचने पर निकल सकता है तो और डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करना, तो फिर आप स्टॉप कर देंगे, उस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना आप बंद कर देंगे। कब करेंगे, जब उसकी रेजिडुअल वैल्यू तक वो पहुंच गया है। डेप्रिसिएशन लगा लगा के रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि जो एंड में बिक कर निकल सकती है वैल्यू, उससे भी कम पर आ गया, तो आपको पता है अब और क्यों चार्ज करना, इससे ज़्यादा पे तो इस पे तो निकल जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो और उसकी वैल्यू को कम करने का मतलब नहीं है। इन्जॉय करो, उसके बाद भी चल रहा है तो ऐश मारो। एस्टिमेट किया था 10 साल का, 10 साल हो गए, एसेट जो है 15 साल खींचना है, खींच लो, काम चल रहा है, ऐश करो, फिर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा फिर, है ना। आप हर साल उसे डेप्रिशिएट करेंगे जब वो रेडी टू यूज़ हो गया है, और रेडी होने के बाद चाहे आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करें ना करें, बट जाहिर सी बात है आप कोई सामान खरीदते हैं, यूज़ नहीं करते, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती ही रहती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं साथ में, चीज़ें बड़ी बड़ी ख़राब भी हो जाती है। तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही रेडी टू यूज़ है, एसेट को इंस्टॉल कर दिया है, उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, जिस दिन एसेट बेच रहे हो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, दिन तक का, नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होगा, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर बेच ही दिया उसके बाद कहाँ से लगेगा, फिर तो खत्म। डेप्रिसिएशन मेथड कैन बी SLM, WDV और एनी अदर सूटेबल मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू और SLM मैंने आपको बताया। अगर कोई और सूटेबल मेथड आपके क्वेश्चन में गिवन है या ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाहती है, तो अपना जो है AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर दे सकती है और लगा सकती है। आप चाहें तो एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट फ्यूचर में हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं इसमें SLM राइट नहीं है, WDV मेथड होना चाहिए, तो आप उस मेथड को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपके अकाउंटिंग के एस्टीमेट चेंज हो जाएंगे। जो भी मेथड आप चेंज करेंगे वो आप प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर करेंगे, फ्यूचर में जो आप चार्ज करेंगे वो नए मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। अच्छा, अगर एसेट लॉस्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या करेंगे। अभी हमने एक्सचेंज वाला केस पढ़ा, देखा जाए तो एक्सचेंज में एसेट गुम हो गया, तो उस केस में आपकी जो ओल्ड बुक वैल्यू है उसे कैंसिल करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता ना कि आपने 1 लाख का एसेट लिया, वो एसेट आपका लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, आप बैलेंस शीट में यूज़र्स को दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स को, कि भाई 1 लाख का तो मेरे पास एसेट पड़ा है, अरे वो चोरी हो गया है, वो खत्म हो गया है, वो एसेट अब एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप फिर भी बताएंगे नहीं 1 लाख का मैंने खरीदा तो था ना, खरीदा तो था मैंने, तो वही खरीदा था, बट अब उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, तो आप उसे अपना एसेट कैसे मान सकते हैं, आपके कंट्रोल में भी नहीं, वो गुम हो गया, खत्म हो गया, तो उसे आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और एक्सचेंज करेंगे तो भी हटाना पड़ेगा, और नई एसेट की वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ गई है। क्या मैं आपको आखिरी कॉन्सेप्ट भी आज ही की क्लास में करा दूँ ताकि हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए, आप बताइए मुझे। आखिरी कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये रीवैल्यूएशन क्या भला है, रीवैल्यूएशन अभी मैंने आपको बताया
अभी मैंने आपको बताया कि एक आपने एसेट खरीदा 1 लाख का, करेक्ट? ये एसेट आपने खरीदा 1 लाख का। मैंने कहा ये चोरी हो गया तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को मत दिखाओ कि 1 लाख का एसेट आपके पास है, क्योंकि एक्चुअली में वो नहीं है। यही तो बात है ना। अब मान लेते हैं कि एसेट आपने खरीदा 1 लाख का, आप उसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 80,000 आ रही है फिलहाल। जितना जितना हर साल यूज़ होता है उतने से आप एसेट को कम करते हैं, P&L में शिफ्ट कर देते हैं उतना अमाउंट, कितना तो यूज़ हो गया, बाकी बचा है, और कॉस्ट बेसिस पर आप दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छे से लिखूं? अच्छे से लिख लेता हूँ यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लिखेंगे भैया, बैलेंस शीट लिखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐसे लिखते हैं, SPL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सब आता है। कब करेंगे ये? जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे तब करेंगे। आप चाहें तो आपको होमवर्क देता हूँ कि किसी भी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोलें और उसमें एटलीस्ट जो बैलेंस शीट और P&L है उसे ढूंढे कहाँ पर है, और जो भी है उसे बस रीड कर लें, फ्रंट पेज रीड कर लें, यानी 2 पेजेस रीड करने का होमवर्क दे रहा हूँ आपको। करने के बाद मुझे मैसेज करोगे। मेरा मैसेज में व्हाट्सएप नंबर है 8368479717। हालांकि कई लोग इस पर स्पैम भी कर लेते हैं क्योंकि पब्लिक नंबर है। कर लो जो करना है। बैलेंस शीट में यहाँ शो करेंगे फिक्स्ड एसेट में मशीनरी। फिक्स्ड एसेट तो एक क्लास है, मतलब एक टाइप है फिक्स्ड एसेट, उसमें कितने सारे भी फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर। और मशीनरी भी कई तरीके की हो सकती है, मशीनरी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फर्नीचर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कार, मारुति, होंडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके अलग अलग लेजर अकाउंट बन जाएंगे। बैलेंस शीट में तो मोटा मोटी ऊपर का अमाउंट दिखाते हैं ना, फिक्स्ड एसेट टोटल कितना आ रहा है। अब उसके अंदर क्या है वो नोट्स टू अकाउंट्स में, कि इसमें मशीनरी इतना है, प्लांट इतना है, ये। अब उसके अंदर और क्या है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना डिटेल में नहीं दिखाते। वो फिर आपको जो है कंपनी में ही जाकर जो है, कंपनी को ही पता होता है कि इंडिविजुअली इस अमाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर्स आ रहे हैं, वो कंपनी को पता होता है। ये कंपनी लॉ में हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में पढ़ा है, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। डायरेक्टर देख सकते हैं, जी हाँ। शेयर होल्डर वगैरह ये अकाउंट्स वगैरह नहीं देख सकते, वरना तो आप मारुति का आप एक शेयर ले लोगे और जाकर बोलोगे मुझे तो पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं शेयर होल्डर, बट उसके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो अंदर के रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं ले सकते, जो सब लोगों को नहीं पता होते हैं। तो मशीनें मैंने बताया 1 लाख की थी और फिर वो 80,000 की आ रही थी। अच्छी राइटिंग कर लेते हैं, लो जी, अच्छी राइटिंग हो गई। तो 80,000 हो गया। अब जो 80,000 है, आपको पता लगता है कि आपके जो भी एसेट हैं जो आपने खरीदा है उस चीज़ की ना अब डिमांड जो है, एक तरह से आप कह सकते हो सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ गई है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि उसका जो है उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ चुकी है। मतलब जो चीज़ आपकी 80,000 की है मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे थे, बट मार्केट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मार्केट में पुरानी चीज़ों की वैल्यू कभी बढ़ जाती है, ऐसे होती रहती हैं चीज़ें। तो आपको लगता है नहीं, इसको मैं 80,000 में यूज़र्स को दिखा रहा हूँ, गलत है, इसकी वैल्यू तो 1,10,000 हो चुकी है। भले ही मैं यूज़ कर रहा था, डेप्रिशिएट कर रहा था, बट अब ऐसे कोई सर्कमस्टेंस में चेंज आ गया कि अब मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, जो मशीन मेरे पास है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यूज़र्स को एक अच्छा ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसकी वैल्यू आपको 1,10,000 करनी पड़ेगी। और जब आप 1,10,000 करेंगे तो आप मशीनरी अकाउंट को 30,000 से बढ़ा देंगे। 80,000 तो आ रहा है, 30,000 और डाल दिए, और एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व 30,000। तो ये 30,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व के यहां पर आ गए। मैच हो गया भैया, ये 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, 30,000 बढ़ गया, 30,000 यहाँ आ गया। और जो पहले से 80,000 थे तो वो लेफ्ट साइड में कुछ 80,000 नहीं आ रहा था क्या? जी हाँ, आ रहा होगा। मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कुछ पार्ट दिखाया है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई मैच करके, सिर्फ एक पार्ट दिखाया कि भैया एसेट पर मशीनरी आ रहा था 80,000 का, 30,000 बढ़ा तो लाइबिलिटी साइड में 30,000 और बढ़ गए। पहले और क्या था वो, चलो वो तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप रखेंगे। अगर फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद मशीन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, मान लेते हैं
जैसे बढ़ी मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से आपने उसको 2-3 साल में रिवीजन करी। ये नहीं कहता आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप हर साल रिवीजन करते ही रहें, बट हाँ टाइम टू टाइम पर करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए ताकि इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन आए। तो आपने कुछ साल बाद दोबारा ट्राई किया कि भैया इसका रिवैल्यूएशन हमें कर लेना चाहिए, और जो भी हम क्लास को पिक कर रहे हैं उस पूरी क्लास का इकट्ठे रिवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो 1,10,000 जो थे 2-3 साल के बाद आपके बन गए होंगे 70,000 के करीब। अब रिवैल्यूएशन करते हैं, पता लगता है यार इसकी वैल्यू तो मुझे 50,000 ही अब बुक्स में लानी है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप 20,000 रुपये जो हैं उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो जब आप डिक्रीज़ करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था अमाउंट एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो डिक्रीज़ करेंगे तो पहले डिक्रीज़ का अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही एडजस्ट करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट उस एसेट का, किसी दूसरे एसेट का नहीं कह रहा, उस एसेट का टू मशीनरी 20,000। तो मशीन की जो वैल्यू थी 70,000 वो अब 50,000 हो जाएगी इस एंट्री के बाद, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 और बचे रहेगा। तो अगर आपने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व पॉजिटिव क्रिएट करा हुआ है, वैल्यू पहले बढ़ गई थी, तो जब डिक्रीज करेंगे तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और जो बैलेंस पोर्शन होगा वो पड़े रहेगा। जब एसेट खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दोगे, एसेट को खत्म कर दोगे, तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में यानी कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? ट्रांसफ़र का मतलब समझते हैं क्या होगा? ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक खाते से दूसरे खाते में डालना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफ़र होएगा, या मैं बोल रहा हूँ मशीन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, मैं कोई भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफ़र होगा, तो जाहिर सी बात है उस रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो ट्रांसफ़र होने का मतलब कि उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डेबिट कर दो और अमाउंट को दूसरे अकाउंट में डाल दो, बात खत्म। इसी को ट्रांसफ़र बोलते हैं कि जो बैलेंस आ रहा है उसको वहाँ से हटा दिया, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया और दूसरे में डाल दिया, डेबिट आ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया, दूसरे में डाल दिया, ट्रांसफ़र। इसमें सोचना क्या है कि ये कौन सा अकाउंट होगा, क्या मैं डेबिट करूँ, बढ़ेगा क्या क्रेडिट करूँ? अरे ट्रांसफ़र करना है भाई, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया, डेबिट कर दिया, दूसरे में डाल दिया, ट्रांसफ़र हो गया, एंट्री हो गई, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह डाल दिया। डेबिट क्रेडिट तो सिर्फ नामकरण है, एक चीज़ को बोलने का तरीका है कि भैया इसको क्या बोलें तो बोल दिया। अल्टीमेटली तो बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स में आप अमाउंट दिखा रहे हैं। क्योंकि एसेट खत्म हो गया तो आप उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व रखकर क्या करेंगे, उसे जनरल रिजर्व में डाल देंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो गया तो एसेट जो है आपका 80,000 का आ रहा था स्टार्टिंग में, मान लेते हैं कि उसको आप डायरेक्टली पहली बारी आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और वो डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। अब आपने तो कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट ही नहीं किया हुआ था, तो वैल्यू जब डिक्रीज़ होगी तो उस केस में आप सीधा ही 10,000 जो है पीएनएल में डालेंगे। पीएनएल में डालने का मतलब क्या है? 10,000 वैल्यू कम हो रही है तो खर्चा है, एक तरह से एक्सपेंस हो गया एक तरह से, तो पीएनएल में डालने का मतलब पीएनएल के डेबिट साइड पर डलेगा 10,000। कैसे डलेगा? पीएनएल डेबिट टू एसेट। सर पीएनएल में ऐसे डायरेक्ट एंट्री तो हमने कभी नहीं देखी। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस टू एसेट। सर एसेट तो डायरेक्टली नहीं लिखते, मशीन अकाउंट 10,000 पीएनएल डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 10,000। डायरेक्टली अकाउंट लिख दिया तो बीच में एक और अकाउंट क्रिएट कर दिया, फिर उससे पीएनएल में डाल दिया। एंड रिजल्ट तो क्या है कि वो 10,000 पीएनएल में डाल दिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो था ही नहीं आपके पास। अब ये 70,000 वैल्यू आ गई, कुछ सालों के बाद ये 50,000 पर आ रही है, 50,000 पर आ रही है। अब आपको लग रहा है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, रिवैल्यूएशन करा जाता है। अब कैसे करेंगे वो डेफिनेटली कोई वैल्यूअर आकर ही बताएगा जो रिवैल्यूएशन का काम करता है। ऑडिटर ये तो नहीं है जब ऑडिट करने आएगा किसी एंटिटी में बोलेगा अच्छा आपको लग रहा था बढ़ा दिया, आपको लग रहा है कम कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कोई ना कोई बेसिस होगा रिवैल्यूएशन का, प्रूफ होगा, रिपोर्ट होगी, उस बेसिस पर रिवैल्यूएशन करा होगा, वो हम देखते हैं। मैंने तो देखी है, रिवैल्यूएशन वाला देखा है मैंने, काम सब कुछ किया है। अब ये फिर से जो है 80,000 इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो सीधा 30,000 वैल्यू बढ़ रही है। तो अब क्या 30,000 रुपये में रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दूं क्या? अगर पहले स्टार्टिंग में उसे हम डी वैल्यू कर चुके हैं या डिक्रीज कर चुके हैं वैल्यू, और पीएनएल में हमने अमाउंट डाली थी, तो जितनी अमाउंट पीएनएल में डेबिट करी थी, अगर फ्यूचर में हम बढ़ाएंगे तो वहीं तक की जो अमाउंट है उसे पीएनएल में क्रेडिट भी करेंगे। तो मैं यहाँ कह रहा था कि 10,000 तो आपके पीएनएल में जाएंगे पहले, क्योंकि वो पहले पीएनएल में डेबिट हुए थे, तो अब पीएनएल में क्रेडिट होंगे। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आप इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं,
एक्स्ट्रा अमाउंट का रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है एसेट बाय एसेट चलेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ अपने नोट्स में लिखी है। जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके पास एक चॉइस है कि वो अपनी रिवैल्यूएशन पॉलिसी ड्राफ्ट करें और जिस भी क्लास ऑफ एसेट का उन्हें रिवैल्यूएशन करना है उसे टाइम टू टाइम पर रिवैल्यू करें। फ्रीक्वेंसी जो है वो AS 10 में डिफाइंड नहीं है कि आपको 6 महीने में या 1 साल में रिवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारी एंटिटी रिवैल्यूएशन कभी नहीं कराती है क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं लगती है, बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ एंटिटीज़ में ज़रूरत होती है तो वो 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन करवाते हैं और बैलेंस शीट को थोड़ा सा फेयर वैल्यू पर लाने का प्रयास करते हैं। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डेफिनेटली रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर स्टार्टिंग में आप रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो एसेट बढ़ जाएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। बट यदि स्टार्टिंग में ही आप जब एसेट को रिवैल्यू करते हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से नहीं होता है, उस केस में आप डायरेक्टली P&L में खर्चे को डाल देते हैं। अब बात आती है कि सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करेंगे कुछ सालों के बाद, तो पहले आपने किया था तो वैल्यू बढ़ गई थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया था। अब जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, बुक वैल्यू से कम पर आप लाना चाहते हैं, तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था पहले उससे एडजस्ट करें और बाकी अगर कुछ बच जाए, डिक्रीज और हो तो P&L में डाल दें। वहीं अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है बट पहले जब आपने उसको रिवैल्यू करा था, कभी पास्ट में करा था, तो आपने उसे डिक्रीज़ किया था और डायरेक्टली P&L में डाला था। तो अगर फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी तो जितना P&L में डेबिट उस टाइम हुआ था, खर्चा डेबिट कर लिया था, वहाँ तक तो आप उस अमाउंट तक तो आप क्रेडिट करेंगे P&L में और एक्स्ट्रा अमाउंट का जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाएंगे। एसेट जब डिस्पोज कर देंगे तो उस केस में आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन रहता है कि आपने अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया और उसको इंटैक्ट रखा, छेड़ा नहीं, हाँ वैल्यू बढ़ी कम हुई उससे एडजस्टमेंट ज़रूर करिए आपने टाइम टू टाइम, बट आपने उसको ख़त्म नहीं किया। अब जब वो प्लांट एंड मशीनरी ख़त्म हो जाएगा जिस पर रिवैल्यूएशन रिजर्व बना था या जितना भी पोर्शन उसका वहाँ आ रहा है, उस केस में आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को ख़त्म कर देंगे और रेवेन्यू रिजर्व में डाल देंगे। ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब वो एसेट ही खत्म हो गया, डिस्पोज हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे कि भैया अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉर्मल जो है जनरल रिजर्व बन चुका है, हम इसको ब्लॉक करके नहीं रख सकते हैं। एसेट ही नहीं है तो आपने उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व को फ्री कर दिया। यहाँ एक एग्जाम्पल भी है और इसमें 2 ऑप्शंस बताए गए हैं जो मैं आपको लास्ट चीज़ करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। वो ये है कि मान लेते हैं 1 लाख का एसेट है जिस पे 10% डेप्रिसिएशन की रेट है ऑन SLM बेसिस। पहले साल डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 रुपीज़ का बनेगा, 1 लाख पर 10% 10,000, तो WDV आएगी 90,000। नाउ एसेट इज़ रीवैल्यू टू 1,10,000। कुछ सालों के बाद आपने या 1 साल के बाद ही उसे रिवैल्यू करा और 90,000 आपको लग रहे नहीं ये 1,10,000 होने चाहिए, इसके पीछे प्रूफ है। आप हवा में नहीं बोल रहे, आपने वैल्यूअर अपॉइंट करा है, आपने प्रॉपर वैल्यूएशन कराया है, आपको लगता है नहीं ये 1,10,000 की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ही आप 1,10,000 करेंगे तो इसका मतलब 20,000 का आप रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। एसेट को बढ़ा देंगे 20,000 से और रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ा देंगे। इसके बाद आप सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे जो कि है 11,000 रुपये। ये कैसे निकला? रीवैल्यूड अमाउंट पर आपने 10% चार्ज किया, अमाउंट बढ़ गई, चेंज हो गई, अब उस पर 10% चार्ज करने स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका 11,000 का डेप्रीशिएशन अकाउंट में जाएगा, फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट से P&L में जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई लॉजिक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एसेट की वैल्यू आपने कम कर दी और डेप्रीशिएशन अकाउंट में डाल दिया और फिर डेप्रीशिएशन को P&L में डाल दिया। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप एसेट को यहाँ पर कम ना करें बल्कि आप प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन बनाएं, एक तरीके का लाइबिलिटी टाइप बनाएं प्रोविज़न, और एसेट को एसेट की वैल्यू पर ही रहने दें, उसे डिक्रीज ना करें। बाद में प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन जो है लाइबिलिटी साइड में आ रहा है 11,000 रुपये, ये जो भी डेप्रीशिएशन है वो सारा का सारा इसमें एक्यूमुलेट होते रहेगा। तो जो भी प्रोविज़न है इसका मतलब आपने टोटल इतना डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुके हो उस एसेट पे। तो यहाँ एसेट का टोटल वैल्यू ही दिखाया जाए, बट इसे यहाँ पर दिखाने की बजाय यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस दिखाया जाए प्रोविज़न माइनस करके,
कि टोटल एसेट की वैल्यू इतनी है माइनस इतना प्रोविजन बन चुका है इस पर, या इतना हर साल डेप्रिसिएशन जा चुका है, उसका टोटल ये आ रहा है, तो नेट वैल्यू इतनी है। तो ये भी दिखाने का एक तरीका होता है जो शायद आपने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली दिखा दिया, चलो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा बुक कर रहे हैं और वो आपका पीएनएल में जा रहा है। तो या तो यहीं तक आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, जब एसेट खत्म हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, बात खत्म। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है और उसमें ये कहते हैं कि भैया जो रीवैल्यूड पोर्शन पर डेप्रिसिएशन है, यानी कि आपका ओरिजिनली 10-10 हज़ार पीएनएल में डेबिट होता, रीवैल्यू कर लिया, WDV पर हो रहा था तो 10,000 होता, अगले साल 9,000 होता, सेकेंड ईयर में 90,000 वैल्यू रह गई थी, उसका 10% 9,000 डेबिट होता। क्योंकि रीवैल्यू कर लिया तो रीवैल्यू करने से 2,000 का ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में गया, उतना पोर्शन रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओ। हर साल जितना जितना रिवैल्यूड पोर्शन पर डेप्रिसिएशन पीएनएल में एक्स्ट्रा जा रहा है, उतना उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते जाओ, पीएनएल में डालते जाओ, तो भी हमारा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और पीएनएल भी हमारा इंटैक्ट रहेगा। ये दूसरा ऑप्शन है, ये एक मेथड दिया गया, आप ऐसे अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे आप करना चाहें वैसे करें, ये आपकी चॉइस है, ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ तो नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं, ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस दिए और आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी आपको दोनों में से ऑप्शन पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। तो यही था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ें, नोट्स उसके बना लें और 1-2 पेजेस छोड़ दें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर पाएँ। तो यही मेरा सजेशन है, जिससे आपकी एक मास्टर कॉपी तैयार हो जाएगी और आप एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। वैसे तो इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, बट उसके बाद अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने चालू रखेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा, बाय बाय।